आज हम खड़े हैं अमर शहीद राजेंद्र यादव के शहीद स्मारक पर। आज हम विजिट करने वाले हैं केकेआर सिनर्जीज, जो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। सुना है यहाँ पे भविष्य की दीवारें बनाई जाती है। तो चलिए अब हम फाइनली विजिट कर रहे हैं केकेआर सिनर्जीज, जहाँ पर भविष्य की दीवारें बनती है। सुना है यहाँ के ब्लॉक यूज करने से कम लागत में जल्दी घर बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो उर्वशी, हेलो सर। आई एम केशव सिंह कुशवाहा, डायरेक्टर केकेआर सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अपना टाइम बिजी स्केड्यूल से निकालने के लिए और हमें फैक्ट्री विजिट करवाने। ओके, मेंशन नोट। चलिए हम आपको अपनी इंडस्ट्रीज विजिट कराते हैं और पूरा एएसी ब्लॉक बनाने का प्रोसीजर समझाते हैं। उर्वशी जी, अभी हम हैं केकेआर सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एएसी ब्लॉक फैक्ट्री में। हमारे प्रोडक्ट का नाम है हाईलाइट एएसी ब्लॉक। इस फैक्ट्री में हाईलाइट एएसी ब्लॉक बनाया जाता है। अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये है रॉ मटेरियल स्टॉक एरिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 बड़े बड़े साइलोज लगे हुए हैं। इन साइलोज में रॉ मटेरियल को फीड किया जाता है। यानी एक साइलो फ्लाई ऐश का है जिसमें फ्लाई ऐश फीड होता है, दूसरे साइलो में सीमेंट और तीसरे साइलो में क्विक लाइम फीड होता है और चौथे साइलो में जिप्सम फीड होता है। अब हम इसके बाद चलेंगे यहाँ से जिस जगह पर सिलरी बनाई जाती है, यानी फ्लाई ऐश और पानी को मिलाकर जो सिलरी बनाई जाती है उस एरिया में चलेंगे। ये है सिलरी सेक्शन। यहाँ पर 4 सिलरी वेल बने हुए हैं। उस सिलरी वेल में फ्लाई ऐश, साइलो से फ्लाई ऐश और पानी को लेकर सिलरी बनाई जाती है और एक निश्चित डेंसिटी पर उसको पहुंचाकर सिलरी को चेक करते हैं। जब वो प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है तो नेक्स्ट कार्रवाई चलती है। फिलहाल ये यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ये 4 सिलरी वेल हैं और इनमें यहाँ पर फ्लाई ऐश और पानी को मिक्स करके सिलरी बनाई जा रही है। ये 2 जो सिलरी वेल हैं, एक ऊपर वो बना हुआ है और एक वो बना हुआ है जी। इनमें सिलरी को स्टोरेज किया जाता है। ये जो सिलरी वेल है इसमें सिलरी को बना के उन दोनों में प्रोडक्शन के लिए स्टोर करके रखते हैं। और ये जो बीच वाला सिलरी वेल है इसमें स्क्रैप सिलरी को स्टोरेज किया जाता है। जो स्क्रैप सिलरी कटिंग मशीन पर निकल रही है उसको हम वापस रीयूज करते हैं यहाँ पर लाकर। ये उर्वशी जी वेचिंग सेक्शन है। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2 बड़े बड़े वेसल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ये लिक्विड वेसल्स है और ये ड्राई वेसल्स है। यानी यहाँ पर लिक्विड मटेरियल को वेचिंग किया जाता है इसमें, और इसमें ड्राई मटेरियल को वेचिंग किया जाता है। ये है हमारा बैचिंग सिस्टम, टोटल कंप्यूटराइज्ड बैचिंग सिस्टम है। यहाँ पर हमने ऑटोमेटिक पूरा सेट करके रखते हैं अपनी रेसिपी को कि हमको किस मटेरियल को कितना लेना है। ये पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड यहाँ पर फीड है। बस हमको एक क्लिक करना पड़ता है कि उतनी ही क्वांटिटी में मटेरियल जो है वो हमारे मिक्सर के अंदर मिक्स होने के लिए चला जाता है। ये है मेन मिक्सर, यानी एएसी ब्लॉक बनाने के लिए जिन कंपोनेंट को जिस मात्रा में लिया जाता है वो सारी क्वांटिटी इस मिक्सर के अंदर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर उनकी सारे कंपोनेंट की प्रॉपर मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग का टाइम एक सेट रहता है कंप्यूटर पे और मिक्सिंग के पश्चात फिर उसको प्रोडक्शन के लिए काम में लिया जाता है। तो इसमें टाइम के अलावा कुछ टेम्परेचर भी एडजस्ट करना पड़ता है मिक्सिंग इसके अंदर? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। लगभग 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत होती है। यहाँ पर आप जैसे ये एक लाइन देख रही हैं, ये जो लाइन है ये इसमें भाप आ रही है, स्टीम आ रही है। यहाँ से बॉयलर से स्टीम इसके अंदर आ रही है और उस स्टीम को ये वाल्व खोल के उस स्टीम को इसके अंदर डाला जाता है और टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है। ये यहाँ पर
मोल्ड बॉक्स रखा हुआ है, नीचे बेस प्लेट लगी हुई है और ये मिक्सर जिसको अभी आप ऊपर से देख रहे थे, इसी में मटेरियल मिक्स हो रहा है और एक निश्चित टाइम पर उसकी मिक्सिंग होके इस मोल्ड के अंदर उसको गिरा दिया जाता है। ये वेटिंग एरिया है, जो मोल्ड में मटेरियल उस जगह गिरा था वो यहाँ पे लाके वेटिंग एरिया में रख दिया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे इनको क्यूब में, ये मोल्ड अभी खाली है, वो कम खाली है, वो पूरा भर चुका है। ये जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ये राइज करता जाएगा और राइज करने के बाद जब इसकी राइजिंग पूरी की पूरी पूरा मोल्ड भर जाएगा फिर इसको 1 घंटे के लिए वेटिंग में रखा जाता है, तब इसके अंदर हार्डनेस आती है। और जैसे जैसे इसके अंदर हार्डनेस आती जाएगी हम टेस्ट करते रहते हैं। जब इसकी हार्डनेस कटिंग के लायक हो जाएगी तो हम इसको फिर कटिंग एरिया में ले जाएंगे। तो बिल्कुल ढोकले जैसा प्रोसेस है पूरा। ये बिल्कुल जस्ट जैसे किचन में जो ढोकला बनाते हैं ना, तो उसकी जिस तरह से राइजिंग होती है ठीक उसी तरह से इसकी भी राइजिंग होती है। इसमें जो एल्यूमिनियम पाउडर डला हुआ है वो राइजिंग का ही काम करता है। इसको मोल्ड बॉक्स को केवल 60% भरा जाता है, बाकी 40% राइजिंग होके ढोकले की तरह अपने आप ये 100% फिल हो जाता है। अंकल ये खुला हुआ और ये ढका हुआ क्यों है? ये जब इसकी प्रॉपर पूरी राइजिंग हो जाती है, हार्डनेस लाने के लिए इसको ढक के रखा जाता है। यदि इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन बना रहेगा तो ये इसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी और यदि इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा तो हार्डनेस का टाइम ज़्यादा होता जाएगा। इसलिए हम इसको ढक के रखते हैं कि इसकी स्टीम बाहर ना निकले, तो ये इसके अंदर हार्डनेस जल्दी से जल्दी आ जाए और ये कटिंग के लिए तैयार हो जाए। तो बेसिकली ढकना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसको ढक के रखा जाता है। अंकल ये बड़ा सा मशीन क्या रखा हुआ है? ये है बल्कर, इसको बोलते हैं बल्कर। ये 5 टन कैपेसिटी का एक बल्कर है। ये जो लाइम आता है, आप देख रहे हैं अभी लाइम के बैग रखे हुए हैं, जंबो बैग में लाइम आया है। इस लाइम को इसके अंदर डाला जाता है, अंदर डाल के फिर ये जो कंप्रेसर मशीन रखी हुई है, ये कंप्रेसर मशीन इसके लाइम को साइलोस के अंदर फीड कर देती है। ये क्या प्रोसेस है अंकल? ऑयलिंग? ये एक्चुअल में मोल्ड ऑयल को मोल्ड की दीवारों पे लगाया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है। ये ऑयल, मोल्ड ऑयल जो रहता है वो सिलरी को इसकी दीवारों से चिपकने नहीं देता। ओके। वो इससे चिपके ना, इसके लिए हमने इसकी चारों दीवारों पे अच्छे तरह से मोल्ड ऑयल लगा दिया है, जिससे सिलरी इस मोल्ड से चिपकेगी नहीं। और ये व्हील्स क्यों लगे, मतलब प्रॉपर कैसे जा रहे हैं? ये जो है ये विंच मशीन है, इसको विंच मशीन बोलते हैं। लेबर को कोई काम ना करना पड़े। ये आप देख रहे हैं इस मोल्ड को आगे पीछे ले जाने के लिए ये मशीन रिमोट कंट्रोल मशीन है। एक लेबर केवल रिमोट को दबा रही है, ये मोल्ड अपने आप आगे या पीछे जहाँ पे भी ले जाना है ले जाया जा सकता है। 14 मोल्ड को 3 बार में हम यहाँ पे गिराते हैं और राइजिंग के लिए लाते हैं। आइए उर्वशी जी, अब हम आपको दिखाते हैं कि मोल्ड की हार्डनेस किस तरह से चेक की जाती है। ये मोल्ड जो अभी वहां पर लिक्विड फॉर्म में था, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ठोस हो गया है, ठीक है, राइज हो चुका है। अब हमारे ये जो ऑपरेटर्स बंधु हैं ये इसकी हार्डनेस को टेस्ट करेंगे। जैसे टूथपिक डाल के खमन में चेक करा जाता है, जिस तरह से किचन में आप खमन बनाते हैं तो आप वो टूथपिन को उसमें गाड़ के चेक करते हैं कि उसकी राइजिंग प्रॉपर हो गई है नहीं, इसी तरह से यहाँ पर ये पिन को गिरा के ये चेक किया जाता है कि इसकी हार्डनेस प्रॉपर आ गई है या नहीं आ गई। इस मोल्ड की हार्डनेस जो है वो 120 mm आ चुकी है। 120 mm 130 mm सफिशिएंट रहता है कटिंग के लिए, तो अभी इसकी हार्डनेस 120 mm आ चुकी है। अब हमारे ऑपरेटर इस मोल्ड को कटिंग के लिए ले जाएंगे कटिंग मशीन पर और इसको डीमोल्ड करके कटिंग करेंगे। ये जितना टाइम लगा रहेगा उतनी ज्यादा हार्डनेस बढ़ती हाँ, जाएगी। जितना समय बढ़ता जाएगा उतना इसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी। लेकिन हमको कटिंग के लिए 120 to 130 तक चाहिए। तो जैसे ही ये 130 आ जाता है या 120 तक आ जाता है तो हम इसको कटिंग के लिए ले जाते हैं। अब ये देखिए, ये है क्रेन। ये क्रेन इस मोल्ड को प्लेट सहित, नीचे प्लेट लगी हुई है, ऊपर मोल्ड है, प्लेट सहित उठाएगी और कटिंग मशीन पर लेके जाएगी।
ये क्रेन के द्वारा मोल्ड कटिंग मशीन पर आ चुका है। अब यहाँ पे डी मोल्डिंग की प्रोसेस चलेगी, यानी ये जो मोल्ड रखा हुआ है इसको क्रेन के द्वारा बाहर निकाल लिया जाएगा। हम लोग ने वो ऑयल लगाया था, इसके कारण ये प्रॉपर निकला है। थोड़ा सा उस कॉर्नर पे ऑयल कम लगा रह गया होगा, तो वो थोड़ा सा एरिया चिपक गया है। अब वो वहाँ उतने एरिया का वो वेस्टेज जाएगा, तो वो वेस्टेज को यहाँ के यहीं पे गिरा दिया जाएगा और रीयूज हो जाएगा। पीछे टिल्टिंग टेबल लगी हुई है, उस टिल्टिंग टेबल पर इस केक को लेके इसकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल कटिंग की जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये हॉरिजेंटल कटिंग मशीन है। ये इस केक को हॉरिजेंटल कट मारते हुए आगे की तरफ आ रही है और कटिंग में जो वेस्टेज है वो पूरा का पूरा नीचे गिरता जा रहा है और उसको वो वहां से यहाँ आ जाएगा स्क्रैप सिलरी बैल में और हम इसको वापस से रीयूज कर लेंगे। ये देखिए कटिंग मशीन हॉरिजेंटल कट मारती हुई आगे की तरफ आ रही है। ये वर्टिकल कटिंग मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन ऊपर से नीचे जाएगी, यानी इस केक में वर्टिकल कट मारेगी। इसको इस तरह से चलाया जाता है कि उस पर ग्रूव भी बन जाते हैं, जिससे ब्रिक वर्क जब एएसी ब्लॉक से करते हैं तो वो ग्रूव और प्लास्टर की पकड़ बहुत अच्छी बन जाती है। ये हमने एक स्पेशल फीचर इसके अंदर किया है, जिससे इस एएसी ब्लॉक के 2 फेस पर ग्रूव बनते हैं। वो ग्रूव प्लास्टर को पकड़ करने में काफी सहायक रहते हैं। प्रॉपर ब्लॉक का शेप देते हैं कटिंग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आप इसमें देख रहे हैं, हम एक ही केक में 3 तरह के ब्लॉक काट रहे हैं। इसमें 150 mm थिकनेस का भी ब्लॉक कट रहा है, 100 mm थिकनेस का भी ब्लॉक कट रहा है और 200 mm थिकनेस का भी ब्लॉक कट रहा है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी सेटिंग करते रहते हैं कि हमें किस ब्लॉक की कितनी आवश्यकता है, उस हिसाब से हम इसको सेट करते रहते हैं। कटिंग मशीन पर जो केक को ब्लॉक वाइज काट लिया था हॉरिजेंटल और वर्टिकल कट मार के, इन ऑटोक्लेव के सामने इन केकों को, कटे हुए केकों को रखते हैं। ये ऑटोक्लेव के अंदर 14 मोल्ड इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, जिन पर कटिंग करके ब्लॉक जमे हुए हैं। फिर इसके गेट को बंद कर दिया जाता है। ये जो ऑपरेटर हैं ये इस गेट को बंद करते हैं और बंद करने के बाद फिर वो साइड में बॉयलर लगा हुआ है और बॉयलर से वो स्टीम लाइन आ रही है। वो स्टीम लाइन से इसके अंदर स्टीम डाली जाती है। स्टीम डालते हैं और स्टीम का प्रेशर जो है वो 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं, यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर 12 kg का प्रेशर रहता है। उस प्रेशर को होल्ड करके 7 घंटे इसके अंदर रखा जाता है और फिर उसकी स्टीम को रिलीज करके इसके गेट वापस खोल दिए जाते हैं और ये माल यानी एएसी ब्लॉक पक के तैयार। बस फिर इसको सेग्रीगेशन एरिया में सेग्रीगेट करेंगे और सेलिंग के लिए रेडी। एक तरफ से हम लोग इसको पका ही रहे हैं, वहाँ पे हम लोग ने हार्ड होने का पूरा वेट करा, राइजिंग प्रोसेस के बाद, चेक करने के बाद, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर स्टीम वापस स्टीम से इसको पका रहे हैं। मतलब इसके अंदर जो भी नमी थी उस नमी को स्टीम के द्वारा सुखाया जा रहा है। ये एरिया सेग्रीगेशन एरिया या अनलोडिंग एरिया भी इसको कह सकते हैं। ऑटोक्लेव में माल पक गया। अब पकने के बाद इसका ये गेट खोल के ये पूरे के पूरे जो रेल के डिब्बे की तरह हमने 14 केक प्लेटों पर जमा के ऑटोक्लेव में पहुंचाए थे, वो सारे के सारे रेल के डिब्बे की तरह 14 केक बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आकर ये लेवर क्या करती है, इसको सेग्रीगेट करती है। यानी इसमें 4 इंची के ब्लॉक, 6 इंची के ब्लॉक और 8 इंची के ब्लॉक, 3 तरह के ब्लॉक थे। तीनों को अलग अलग बाइफरकेट कर लिया जाता है। ये नीचे जो रखा है इसको बोलते हैं पैलेट, यानी इस पैलेट पे 8 इंची वाले ब्लॉक को 8 इंची के पैलेट पे जमा देते हैं, 4 इंची के ब्लॉक को 4 इंची वाले पैलेट पे जमा देते हैं और 6 इंची के ब्लॉक को 6 इंची वाले पैलेट पे जमा दिए जाते हैं। अब यहाँ से ये ब्लॉक पैलेट सहित स्टॉक यार्ड, यानी जहाँ पर हमारा पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार रखा हुआ है, उस स्टॉक यार्ड में पहुंचा दिया जाता है।
मतलब स्टीमिंग हो गया, स्टीमिंग के बाद ऐसा कुछ कूलिंग वाला भी प्रोसेस है कि कोई सेग्रीगेशन के पहले? कोई कूलिंग वाला प्रोसेस नहीं है, केवल इतना है कि गर्म बहुत रहते हैं। हाँ, तो थोड़ा आधा घंटे 1 घंटे के लिए उसको खुले में रख देते हैं, क्योंकि लेबर के हाथ जलेंगे उसको सेग्रीगेट करने में। तो थोड़ा सा 1 घंटे के लिए उसको वेटिंग कर एरिया में रख देते हैं, जिससे वो थोड़े से ठंडे हो जाएं और लेबर उसको आसानी से सेग्रीगेट कर सके। ये सेग्रीगेशन चल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे 4 इंची के ब्लॉक, यानी 100 mm थिकनेस ब्लॉक, 150 mm थिकनेस ब्लॉक और 200 mm थिकनेस ब्लॉक को अलग अलग पैलेट पर जमाया जा रहा है। इसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन, यानी बाइफरकेट किया जा रहा है ब्लॉकों को। यहाँ पर बस यहाँ से ये पैलेट को फोर्कलिफ्ट से उठाकर स्टॉक यार्ड में जमा दिए जाएंगे और वहाँ से वो सेलिंग के लिए रेडी। इसमें कुछ वेस्टेज वगैरह इसमें भी कुछ रहता है क्या? इसमें कभी कभी कुछ टूटा हुआ 0.5% या 0.25% 2-4 ब्लॉक सेग्रीगेशन करने में टूटने की संभावना रहती है, तो उसको यहीं का यहीं अलग कर दिया जाता है। सारे के सारे साबुत मटेरियलों को ही इसमें पैलेट के ऊपर जमाया जाता है। तो आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि इसका क्वालिटी चेक प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है? जब ये ब्लॉक ऑटोक्लेव में से बाहर निकलता है, तब हम इसकी सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन यानी CTM पर हम इसकी टेस्टिंग लगाते हैं। टेस्टिंग में यदि ये सफल होता है, तभी हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। ये है बॉयलर सेक्शन, यानी यहाँ पर बॉयलर के अंदर पानी को बॉइल्ड करके स्टीम बनाते हैं और वो स्टीम यहाँ से वो लाइन के थ्रू ऑटोक्लेव के अंदर जाती है और ऑटोक्लेव में उसको फीड करके प्रेशर देके अपने AC ब्लॉक को पकाया जाता है। यानी यहाँ पर पानी को बॉइल्ड करके इस बॉयलर के द्वारा स्टीम बनाई जा रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं बॉयलर सेक्शन। ये है अपना स्टॉक यार्ड, यानी सेग्रीगेशन के बाद पैलेट पे जो भी माल को जमाते हैं उसको यहाँ स्टॉक यार्ड में ला के रख देते हैं। बस इस स्टॉक यार्ड से ये मटेरियल सेलिंग के लिए रेडी। ट्रक्स यहीं आएंगे, खड़े होंगे, इनको पैलेट सहित उठा के ट्रक के ऊपर रख के उस ट्रक में सेट करके इसको सेलिंग के लिए भेज दिया जाएगा। बढ़िया। हम लोगों को क्वालिटी चेक के बाद स्टॉक यार्ड क्वालिटी चेक के बाद। तो बेसिकली देखा जाए तो अपना पूरा फैक्ट्री इको फ्रेंडली प्रिंसिपल पे चल रहा है। पूरा फैक्ट्री, यानी ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ही इको फ्रेंडली है। इसका जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है थर्मल पावर प्लांट का फ्लाई ऐश। थर्मल पावर प्लांट का जो वेस्टेज रहता है, जिसको फ्लाई ऐश कहते हैं, वो फ्लाई ऐश से ये बनाए जाते हैं। लगभग 75% फ्लाई ऐश इस AAC ब्लॉक को बनाने में यूज की जाती है। दूसरा एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पहले जो मिट्टी से ईंट बनाई जाती है, ये उस मिट्टी की ईंट का रिप्लेसमेंट है। ईंट मिट्टी से नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मिट्टी एक अनमोल चीज है। कोई भी केमिकल रिएक्शन अभी तक ऐसी नहीं बनी है जो मिट्टी को बना सके। और अपने पास एक निश्चित मात्रा में मिट्टी है, वो पेड़ पौधे उगाने के लिए है, ना कि ईंटें बनाने के लिए। यदि हम मिट्टी को ईंट बनाने में खर्च कर देंगे तो ये पृथ्वी पर अस्तित्व खत्म हो जाएगा मानव जाति का, क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे। इसलिए मिट्टी की बचत होना चाहिए, मिट्टी से ईंट नहीं बनना चाहिए। और लोगों को अब उस ट्रेडिशनल ईंट को छोड़कर AAC ब्लॉक पर जाना चाहिए, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। ये थर्मल पावर प्लांट के वेस्टेज फ्लाई ऐश से ही ये बनाए जा रहे हैं। ये ब्लॉक फायर प्रूफ रहते हैं, साउंड प्रूफ रहते हैं। मकान जब इनसे बनता है तो यदि आग लग जाती है मकान में बाहर, तो वो आग 5 से 6 घंटे तक अंदर अपना कोई असर नहीं दिखा पाएगी। दूसरा, मकान के अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जाती, यानी ये साउंड प्रूफ भी होते हैं। जो मिट्टी की ईंट साउंड प्रूफ नहीं रहती, ये इससे फायदे हैं। साथ में हम पानी की बचत कर रहे हैं। ये ब्लॉक को एक केमिकल एडिसिव के द्वारा जोड़ा जाता है। जब हम केमिकल एडिसिव से इसको जोड़ते हैं तो एक भी टाइम
एक भी दिन क्यूरिंग यानी जिसको अपन तराई कहते हैं, तराई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपन मिट्टी की ईंट से जब जोड़ते हैं तो हमें 8 से 10 दिन तक पानी का फवारा मार के उसकी तराई करना पड़ती है। अब आप समझिए कि कितना पानी हम उसमें वेस्टेज कर रहे हैं, और वो पूरे के पूरा का पूरा पानी यहाँ पर सेव हो जाते हैं। तो एक तरह से हम इको फ्रेंडली इसलिए हैं कि पानी को भी सेव कर रहे हैं और हम साथ में मिट्टी को भी सेव कर रहे हैं, और जो वेस्टेज है हम लोग उससे भी रिसाइकल। और नेशनल वो थर्मल पावर प्लांट का एनटीपीसी का जो वेस्टेज है उसको यूज करके हम इसको बना रहे हैं। सो गाइस, ये थी हमारी कंप्लीट जर्नी केकेआर सिनर्जी की। मैं काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हूँ फैक्ट्री विजिट करके कि किस तरीके से ये फैक्ट्री में एसी ब्लॉक्स बनते हैं। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, अफोर्डेबल भी है, लेसर एनर्जी भी लग रहा है, प्लस कंस्ट्रक्शन स्पीड भी बढ़ रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ इनके इस प्रोडक्शन से कि ये जो ट्रेडिशनल रेड ब्रिक का अप्रोच था कि पहले ट्रेडिशनल रेड ब्रिक्स यूज़ होते थे, तो अब ये रिप्लेस कर रहे हैं उन रेड ब्रिक को एएसी ब्लॉक से। सो गाइस, जैसा आप लोग ने देखा कि रेड ब्रिक की तुलना से एएसी ब्लॉक से जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो फास्टर हो रहा है, हीट प्रूफ हो रहा है, बजट फ्रेंडली हो रहा है और साउंड प्रूफ भी हो रहा है। तो मैं मेक श्योर करूँगी कि कभी भी मैं अपना फ्यूचर रेडी घर बनाऊँ तो वो एएसी ब्लॉक से ही बनाऊँ।